हेलो, तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं प्लास्टिड वाला पार्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्लास्टिड आपके प्लांट सेल्स में मिलने वाली सेल ऑर्गेनेली है, एनिमल सेल में नहीं मिलती है। तो होती तो आपकी एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक है, लेकिन उसमें ये नहीं होता, क्योंकि इसका जो काम होता है, प्लास्टिड का जो स्पेशल काम है वो आपका फूड का फॉर्मेशन है। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन आपका इसका काम है, और कलर प्रोवाइड कराने का आपका इसका काम होता है प्लास्टिड का। तो क्योंकि आपको पता है कि आपके प्लांट्स जो है वो फूड फॉर्मेशन करते हैं, तो क्योंकि प्लास्टिड की वजह से ही वो ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी सेल्स में क्या मिलते होते हैं, प्लास्टिड मिलते हैं, और उन प्लास्टिड के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट की एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्प्शन के बाद लाइट की एनर्जी आपके फूड के फॉर्मेशन में काम आती है। ठीक है, देखो यहां पर इन्होंने बताया कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक आपके होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक आपके होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो आपके कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो आपके वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनमें कलर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स मिलते हैं, वो पिगमेंट्स कलर प्रोवाइड कराते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट आपका स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, फैट को भी स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी करता है, प्रोटीन को भी स्टोर करता है। तो ये स्टोरेज के लिए होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं कलर प्रोवाइड कराते हैं और फूड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, मतलब ये उस क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, उस क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपका क्या होता है, पिगमेंट होता है, वो भी कलर्ड पिगमेंट होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसका काम होता है लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना। तो उस तरह का आपका जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी वो प्लास्टिड जिसमें कि आपका क्लोरोफिल मिलता है वो आपका कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोस जो शब्द है, क्लोरो वर्ड जो है इसका मतलब होता है ग्रीन, क्लोरो वर्ड का शब्द का मतलब होता है ग्रीन, तो इसलिए इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, एंड क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। येलो ऑरेंज जो पिगमेंट होते हैं उनके नाम है जैसे कैरोटीनॉइड्स। एक ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं उनका नाम होता है ज़ैंथोफिल, तो वो आपको नहीं बताया यहाँ पर। येलो ऑरेंज तो आप फिर भी याद रख लेना, कैरोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसी के नाम पर गाजर को कैरेट कहते हैं ना, तो गाजर में आपके रेड कलर का पिगमेंट है, दैट इज कैरोटीन, तो वो रेड कलर प्रोवाइड कराता है वहां पर। यहाँ लिखा है कि पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के साथ साथ और भी तरह के पिगमेंट मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेली इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च स्टोर रहता है, ऑयल स्टोर रहते हैं, और प्रोटीन स्टोर रहती है, उनको क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जो आपका क्या है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, जिसकी खुद की डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, और इसके अंदर आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलती है। लाइक अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके छोटा सा दिखाता हूँ यहाँ पर कि इस तरह का होता है, और इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है जो कि आपकी कैसी होती हैं, इस तरह से, जैसे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। तो जो स्ट्रक्चर एक दूसरे को रखी हुई हैं, जो कॉइन जो रखे हुए होते हैं, इनको कहते हैं थैलेकॉइड। थैलेकॉइड जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे जाने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं ग्रेनम। तो यानी कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या मिलता है आपको, थैलेकॉइड, जो कि आपकी कॉइन्स वाली स्ट्रक्चर होती है, और जो थैलेकॉइड होती है वो मिल करके आपकी क्या बनाती है, वो बनाती है ग्रेनम। और थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, उस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर, उस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलता होता है, पिगमेंट मिलते होते हैं, जो कि आप कहते हैं ना क्लोरोफिल मिलता है। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे मिलता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जाके मिलता है। ठीक है,
इस थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर कहीं होगा क्लोरोफिल, और उसका काम होता है लाइट के एब्जॉर्ब कर। फिर आप इसके अंदर देख रहे हो कि इसके अंदर जो है एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ दो चीजें होती हैं, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम्स होती हैं, ग्रेनम आपस में कनेक्टेड होती हैं लैमिला से, ठीक है ये, और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट मिलते हैं। उन पिगमेंट्स का काम क्या होता है, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद यहीं इसके स्ट्रोमा वाले पार्ट में, जो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में फूड का फॉर्मेशन किया जाता है। फोटोसिंथेसिस नाम की एक रिएक्शन होती है जो कि आपकी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में चलती है। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ फूड, वो यहाँ पर चलता होता है। इसीलिए आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसलिए आपके जो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है। तो इतना बस आप जाने। इसके बाद जो फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपका 12th क्लास में आएगा, मतलब सॉरी नेक्स्ट 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा थोड़ा तो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ल्यूकोप्लास्ट जो है वो 3 चीजें स्टोर करते हैं, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। तो इसके टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। एक तो आपके जो फैट को स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करने वाले जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उनको कहते हैं इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो फैट को स्टोर करते हैं। जो आपके प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। जो आपके कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उनको कहते हैं, सॉरी, जो प्रोटीन वाले होते हैं उनको कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हैं तीनों की तीनों, क्योंकि इन्होंने यहाँ बताया ना स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, तो हमने बता दिया उनके नाम क्या होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड एज स्ट्रोमा। यानी ये बता रहे हैं वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसके अंदर एक मटेरियल होता है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आपका क्या भरा होता है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं, इनको हम कहते हैं ग्रेनम, थैलेकोइड, एंड दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहरी स्ट्रक्चर इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है, मतलब 2 मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी 2 होती हैं, इसमें भी 2 होती हैं। यहाँ लिखा है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मतलब इसके पास इसके खुद के राइबोसोम और खुद के डीएनए होते हैं। और आपको पता है कि डीएनए जो होता है उसमें प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपनी खुद की प्रोटीन खुद बनवा सकता है राइबोसोम्स की हेल्प से। तो ऐसे ऑर्गेनेली जिनमें खुद का डीएनए मिलता होता है उनको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। तो आपको पता चल गया है कि आपके 2 सेल ऑर्गेनेली हमको बताए हैं, 2, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है, और आपका जो प्लास्टिड है वो भी आपका सेमी ऑटोनॉमस है, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, क्योंकि उनके पास उनका खुद का डीएनए मिलता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल को देखते हैं एक बारी। वैक्यूल्स में लिखा है कि वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। वैक्यूल्स होती हैं आपकी स्टोरेज सैक होती हैं, मतलब स्टोर करने का काम करती हैं चीज़ों को। जैसे कि आपकी, जैसे इन्होंने टाइप बताएं, कई वैक्यूल के टाइप इन्होंने आगे बताए हैं, इनमें से आप देखो पढ़ के लिखा है कि वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, एंड वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स। एनिमल की सेल में वैक्यूल छोटी होती है, प्लांट सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं। In the cell vacuole of some plant cell may occupy the 50 to 90% of the cell volume। यानी प्लांट में आप देखोगे, प्लांट के केस में ये है कि प्लांट में बहुत बड़ी बड़ी सेल वैक्यूल होती है, न्यूक्लियस को भी साइड में कर देती हैं, क्योंकि स्टोरेज का काम ज़्यादा होता है, ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर लेती है वहाँ पर वो, ठीक है, ऐसा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट चलिए ऊपर, ओके, यहाँ लिखा है कि इन प्लांट सेल्स वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल्स है। अगर आप प्लांट की सेल में जाओगे, जो वैक्यूल होती है उसके अंदर क्या भरा होता है, वेस्ट सब्सटेंसेस, स्टोर सब्सटेंसेस, है ना, ये सब सब्सटेंस उसके अंदर भरे होते हैं वैक्यूल के अंदर, ठीक है। तो उनको कहते हैं सेल सेप। उसको क्या कहते हैं, सेल सेप,
ठीक है, ये ध्यान रखना, सेल के जो भरा होता है उसको कहते हैं सेल। 7 प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आपकी जो प्लांट की सेल होती है वो ऐसी होती है, सपोज करो ये प्लांट की सेल है ना, ये तो इस प्लांट की वैक्यूल होगी इसके अंदर इसका वैक्यूल होगी यहाँ पर, यहाँ इसकी वैक्यूल है। तो अगर भाई वैक्यूल के अंदर यहाँ पर वाटर भरा होगा तो वैक्यूल फूलेगी तो फिर इसकी जो मेम्ब्रेन होगी यहाँ बाहर, वो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जाएगी और जो प्रेशर बनेगा सेल के अंदर वो प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर कहाँ पर लगेगा, सेल वॉल पर लगेगा। किस पर लगेगा, सेल वॉल पर लगेगा। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, सेल हमारी टर्जिड हो जाती है। तो भाई वैक्यूल का एक काम है कि वैक्यूल क्या करती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है सेल को। वैक्यूल क्या प्रोवाइड कराती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो लिखा भी इन्होंने यही है कि वैक्यूल जो है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे कराती है क्योंकि इसमें पानी भर जाता है, फिर स्टोर मटेरियल भर जाता है, तो ये बाहर की तरफ जाती है और मैं वॉल पे प्रेशर लगता है और सेल हो जाती है टर्जिड। नेक्स्ट लिखा है कि मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स एंड दिस इंक्लूड द अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। तो ये पूछ लेंगे कि इसमें क्या क्या स्टोर रहता है। तो इसके अंदर आपको पता है अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सब स्टोर रहता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक जो अमीबा होता है उसके अंदर जो वैक्यूल मिलती है वो फूड वैक्यूल होती है एंड कंटेन द फूड आइटम द अमीबा हैज कंज्यूम्ड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए जो हमारे अंदर होती है, हमारे में तो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टिश्यूज हैं, तो बेचारे जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सारा काम इस तरह ही चलाते हैं, कुछ कुछ करके। मतलब जैसे अमीबा वैक्यूल के लिए फूड वैक्यूल बना लेता है, या फिर ओस्मो रेगुलेशन के लिए अपने अंदर जो ओस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए ओस्मो रेगुलेटरी वैक्यूल्स होती हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है कि इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो तुम्हारे में तो वेस्ट को, मटेरियल को बाहर निकालने के लिए किडनी होती है। अब उनमें यूनिसेलुलर में तो किडनी नहीं होती ना, तो वहाँ क्या करते हैं, वो अपने अंदर जो वेस्ट होता है उसको वैक्यूल में डालते हैं और वैक्यूल से उसको बाहर निकालते हैं। तो मतलब वहाँ उसका वैक्यूल का इस काम में भी यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेल डिवीजन। जरा सा इन्होंने इसके पहले थोड़ी सी बात और बताई है। यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि भाई ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनली। मतलब सारी जो सेल होती हैं वो आपकी मेम्ब्रेन उसकी और जो उसके अंदर ऑर्गेनली हैं उसी से ही काम करती हैं, उसी की हेल्प से काम करती हैं। एंड द सेल दस हैज बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल। मतलब ये सारी चीज़ें जो है इस काम में सेल की रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में, वेस्ट क्लियर करने में और नया प्रोटीन बनाने में इनमें हेल्प करती हैं सारी ऑर्गेनली और सेल खुद मिल करके। एंड दस द सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेन। तो अगर आपसे एक नंबर का सवाल आए कि बताओ सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, तो आपको ये लिख देना पैराग्राफ के भाई सेल एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये वाला लिखना होता है आपको उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है कि सारी चीज़ें सेल में, ये माइटोकॉन्ड्रिया, खूब फूड बनाना, खाना बनाना, वेस्ट हटाना, ये सब चीज़ें काम हमारी सेल करती रहती है। बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर चलती रहती हैं। तो सेल ही आपकी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, मतलब काम भी यही करते हैं। तभी सेल अगर काम न करती, सेल अगर एटीपी न बनाती तो आप क्या कोई आप नहीं होते, है ना। सेल अभी एनर्जी बनाना बंद कर दे तो आप भी गए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है कि एक सेल आपकी जो एक सिंगल सेल होती है, जब वो नया ऑर्गेनिज्म बनाती है तो वो डिवाइड करती है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, मतलब अगर एक सेल को मान लो हमें भी अगर रिप्रोडक्शन भी करना हो तो पहले सेल डिवाइड होंगे, गैमेट बनेंगे, तब रिप्रोडक्शन होगा। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो अमीबा को 1 से 2 होना है, तो वहाँ भी क्या है, अमीबा जो है सेल डिवाइड करेगा, खुद को डिवाइड करेगा और वही उसमें रिप्रोडक्शन भी होगा। अब यहाँ रिप्रोडक्शन एक और, अब यहाँ जो है और सेल डिवीजन कहाँ कहाँ होता है। अगर आप ग्रो कर रहे हो, अगर आप बड़े हो रहे हो तो वहाँ सेल डिवीजन चल रहा है, तभी आप ग्रो कर रहे हो। अगर आपकी कोई सेल रिप्लेस हो रही है तो वहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, ग्रो, ओल्ड सेल को रिप्लेस कर रहे हो। डेड सेल को हटाना हो, इंजर्ड सेल को हटाना हो, तो वहाँ हर जगह में सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहिए होता है सेल डिवीजन। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है एंड टू फॉर्म द गैमेट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म बनते हैं, एग बनते हैं,
तो वहाँ भी क्या चाहिए होता है, सेल डिवीजन चाहिए होता है। तो लेकिन इसी तरह से दो तरह का सेल डिवीजन आप पढ़ोगे, जो कि आपका माइटोसिस है और दूसरे वाला जो है वो मियोसिस है। बहुत छोटा सा करके एनसीईआरटी ने यहाँ पर बताया आपको। 11th क्लास में आपको इलेबोरेट चैप्टर मिलेगा, इसका पूरा चैप्टर होगा इसी का ही, माइटोसिस मियोसिस का ही। तो आपको अभी जानना है पहले तो ये कि माइटोसिस मियोसिस क्या भला है, क्या होता है ये। तो देखिए होता ये है कि अगर हम बात करें सिंपल सी बहुत कॉमन बात करें कि अगर आपकी बॉडी की सेल है ये, सपोज करो आपकी बॉडी की सेल है ये, इसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होंगे। आप ह्यूमन बीइंग हैं, अगर इसको आपकी बॉडी की दूसरी सेल रिप्लेस करनी हो, बनानी हो डिवाइड करके, तो ये कैसी सेल बनाएगी, अपनी जैसी सेम बनाएगी, ठीक है ना। सेम बनानी भी चाहिए इसको, क्योंकि भाई इसको पहले जैसी सेल बनाएगी ना, आपकी बॉडी की सेल है तो सेम ही बनेगी, ठीक है। तो एक तो डिवीजन ये हुआ कि जिसमें क्रोमोसोम की नंबर पहले वाली सेल में जितनी थी उतनी ही रहेंगी आगे की। मतलब आप ग्रो कर रहे हो तो आपकी सारी सेल सिमिलर है। तो उस समय जो ग्रो करने के टाइम पर आपकी बॉडी सेल जो डिवीजन कर रही होती है, वो डिवीजन जो आपकी बॉडी सेल लगातार कर रही है, वो डिवीजन आपका क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है। क्यों? माइटोसिस में क्रोमोसोम की नंबर नई बनने वाली सेल में अपनी पेरेंट सेल के सिमिलर ही रहती हैं। पेरेंट सेल जो है हमारी, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हैं उतने ही क्रोमोसोम हमारी नई बनने वाली सेल में भी होंगे, ठीक है, उतने ही सेम। ये आपका माइटोसिस है। परंतु अगर हम बात करते हैं मियोसिस वाले डिवीजन की, तो देखो मियोसिस डिवीजन आपका कहाँ होता है, ये आपका वहाँ होता है जहाँ हमें गैमेट फॉर्म करने होते हैं। लाइक गैमेट फॉर्म करना समझो, अगर हम कहें कि भाई स्पर्म फॉर्मेशन, एक ह्यूमन बीइंग है, मेल है, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, तो स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान जो डिवीजन होगा, अगर मान लो वो माइटोसिस हो जाए और स्पर्म में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 आ जाए, स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 आ जाते हैं, और इस तरह फीमेल के अंदर जो एग बनेगा उसमें भी माइटोसिस हो जाए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 आ जाए, फिर आपको पता है फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म दोनों मिल जाएंगे, और तो यहाँ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 92। अब ये 92 जो जाइगोट बनता है, इसको क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। इससे फिर एम्ब्रियो बनेगा, और आपको पता है कि ग्रोथ करने के टाइम पर डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस। तो ऐसे तो 92 हो जाएंगे ना आगे, और ये तो फिर पता नहीं क्या बन जाएगा, मतलब या तो डेड कर जाएगा या फिर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा ये। तो क्योंकि हर एक स्पीसीज, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे लंदन का, चाहे इंडिया का, उनमें अगर आप बॉडी सेल में जाओगे उनकी, तो उसमें आपको क्रोमोसोम की नंबर कितनी मिलेगी, 46। तो इसका मतलब है कि उनके माता पिता से जब उनको, यानी स्पर्म और एग का जब रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, तो ऐसे टाइम पर क्रोमोसोम जो है वो 46 ना हो करके इसमें आधे आधे होते होंगे, मतलब यहाँ 23 होते होंगे, यहाँ भी 23 होते होंगे, तब आगे दोबारा से 46 होते हैं, पेयर करते हैं तो 46 कर जाते हैं दोबारा से, और फिर एम्ब्रियो में भी आगे 46 होंगे क्योंकि माइटोसिस चलेगी आगे, तो ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेल आपकी रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं बॉडी में, उन सेल्स में जो डिवीजन होता है वो आपका मियोसिस होता है। उन सेल्स में जो आपका डिवीजन होता है वो क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से होता ये है कि आपका जो क्रोमोसोम की नंबर है वो आपकी आधी रह जाती है। मियोसिस के बाद क्रोमोसोम की नंबर आधी रह जाएगी, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है, ये ध्यान रखें कि क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तब अगर आधी नहीं होगी तो फिर आपको पता है ना कि आगे जनरेशन में ज़्यादा क्रोमोसोम चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर, अगर हम कहें कि यहाँ पर जो डिवीजन है वो मियोसिस होगा, तो मियोसिस के बाद जो क्रोमोसोम बनेंगे, जो स्पर्म बनेंगे, उनमें क्रोमोसोम 23, इधर एग में भी 23, फिर फ्यूज करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 46, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 92 नहीं होने ना, क्योंकि स्पीसीज जो है ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग ही रहेगा ना। तो अगर आप स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, मियोसिस होता है। तो दो तरह का डिवीजन है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड एज माइटोसिस। तो जो ग्रोथ के लिए जो डिवीजन किया जाता है वो आपका क्या होता है, माइटोसिस होता है। एंड इन दिस फेज ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, जो डिवाइड करने वाली सेल होती है वो आपकी क्या कहलाती है, मदर सेल कहलाती है। मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स, मतलब कि यहाँ पर माइटोसिस में क्या होता है, मदर सेल डिवाइड करती है
और 2 डॉटर सेल बनाती है। जो डॉटर सेल बनती हैं वो अपनी पेरेंटल सेल के जैसी ही होती हैं। जैसी पेरेंटल सेल होती है वैसी ही डॉटर सेल होती है, सेम टू सेम। ठीक है, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ये इस तरह का जो डिवीजन होता है ये आपका कहाँ पर काम आता है, माइटोसिस वाला, जहाँ ग्रोथ होती है और टिश्यूज का रिपेयर होता है, क्योंकि नई बनने वाली सेल होती है जो उनमें क्रोमोसोम की नंबर सेम रखनी होती है जैसे कि मदर सेल में होती है। ठीक है, तो इस तरह का डिवीजन आपका कहाँ पर मिलता है, इन जगहों पर मिलता होता है, रिपेयर के टाइम पर, ग्रोथ के टाइम पर वहाँ पर मिलता है। दूसरी तरह का जो आपका डिवीजन होता है वो आता है आपका मियोसिस। तो मियोसिस में आपका क्या होता है, क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको थोड़ा समझाऊंगा। यहाँ लिखा है स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स एंड विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो भाई ये है विशेष प्रकार की सेल जो कि हमारे में होती हैं, जो एग्स और स्पर्म बनाती हैं। वो विशेष प्रकार की जो आपकी सेल्स होती हैं वो आपकी क्या करती हैं, वो मियोसिस करती हैं। क्या करती हैं, मियोसिस। और उस मियोसिस के कारण क्रोमोसोम की नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाती है। तो इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, संतान बन जाती है। लिखा है डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मियोसिस से डिवाइड करती हैं, जहां पर 2 कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं, मतलब एक डिवीजन फिर उसके बाद 2। डायग्राम में आप ऊपर देख रहे हो, मैं एक बार आपको समझाऊंगा भी अभी। जहां पर जो है 2 बार डिवीजन होता है। व्हेन ए सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स, वो 4 न्यू सेल्स बनाती है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नई बनने वाली सेल में क्रोमोसोम की नंबर मदर सेल से आधी रह जाती है। कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर एज रिड्यूस। तो भाई हाँ बिल्कुल सही है, हमें तो पता है क्यों आधे होते हैं, आधे होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो नई स्पीसीज है उस स्पीसीज के अंदर, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो नई बनने वाली स्पीसीज है उस स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम की नंबर सेम रहे, माता पिता के समान रहे, तो वहाँ डिवीजन जो होना होगा वो मियोसिस ही होगा ना। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को आधे करते हैं। तो चलिए एक बार प्रोसेस थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रोसेस वाला पार्ट समझेंगे, क्रोमोसोमल जो आपको डायग्रामेटिक ऊपर दिखाया गया है, इसको आप देखें, थोड़ा सा समझें। देखो, अगर किसी सेल में, अगर हम कहें कि यहाँ से आपको समझ में आएगा थोड़ी बात, कि अगर किसी सेल में क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम है, मान लो उसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, लाइक ऐसे होते हैं 2 क्रोमोसोम। ठीक है, ये इसके न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस में होते हैं ना क्रोमोसोम तो अंदर, और फिर सेल डिवीजन होना होता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं पहले अपनी कॉपी बना लेते हैं, लाइक ऐसे अपनी कॉपी बना लेंगे इस तरह से, एक एक कॉपी। ठीक है, अभी भी आप इनको एक ही क्रोमोसोम कहोगे क्योंकि जो कॉपी है वो इसी में अटैच्ड है, अभी अलग नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि सेल का जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है और ये क्रोमोसोम्स जो हैं सेल के सेंटर में इस तरह से अटैच हो जाते हैं, लाइक ऐसे, इस तरह से अटैचमेंट हो जाता है इनका। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम के जो कॉपी क्रोमोसोम है इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड्स, ये सेपरेट हो जाएंगे, लाइक ऐसे आपको सेपरेशन के बाद इस तरह से आपको दिखेंगे, ये इस तरह सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, हो गए ना अलग अलग ऐसे। और फिर आपकी जो सेल होगी उसमें एक ही सेल के अंदर एक न्यूक्लियस इधर बन जाएगा, उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे, एक न्यूक्लियस इधर बन जाएगा, उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे, और इसके बाद आपकी सेल जो है 2 सेल बन जाएंगे। ये माइटोसिस है। देखो, माइटोसिस में शुरुआत में भी 2 थे, बाद में भी कितने हैं, 2-2 ही हैं, क्रोमोसोम 2-2 ही हैं। तो ये माइटोसिस में जो नए बनने वाली सेल होती है उसमें क्रोमोसोम की नंबर उतनी रहती है जितनी मदर सेल में रहती है, पहले वाली में रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में आप क्या देखोगे कि 2 डिवीजन कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, और उसमें एक और खास बात होती है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो पहले, सपोज करो हम किसी सेल की बात करते हैं, उस सेल में आपका क्रोमोसोम की नंबर जो है वो ये है, ये 2 ही मान लेते हैं, 2 ही है, सपोज करो 2 है। तो वहां पर जो 2 क्रोमोसोम होंगे ना वो पहले पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर बनाना मतलब लाइक ऐसे एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे इस तरह से, और पेयरिंग के बाद फिर इनमें वही डीएनए कॉपी होगा इनका,
कॉपी होने के बाद आपको पता है इस तरह के दिखाई देने लगेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ऐसा। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने पेयर बना रखा है। तो इस बार अगर ये सेल के सेंटर पे आएंगे, न्यूक्लियस के बाहर आएंगे ना, लाइक अगर ऐसे आएंगे तो इस बार ये पेयर में आएंगे, इस बार ये सिंगल में नहीं आएंगे, ऐसे पेयर आएगा पूरा, ठीक है ना। ये समझ आई बात। तो पेयर के बाद फिर ये सेपरेशन होगा, तो ऊपर ये ऐसा जाएगा एक, नीचे भी ऐसा आएगा एक, दो हो जाएंगे अलग अलग। तो अभी आप बताओ कि इसके बाद इसमें एक और डिवीजन होगा ना, ये दो जो दो दो हैं इनको भी तो अलग करना पड़ेगा ना भाई, इनको अलग करना पड़ेगा, ये भी अलग होंगे। अभी तो पेयर, तो यहाँ सेल के सेंटर पे पेयर आया था एक बार, तो पेयर में आए, फिर पेयर के बाद फिर ये अलग हो गए, अभी फिर एक बार और अलग हो जाएंगे। एक बार अलग होने के बाद फिर क्या होगा, एक एक सेल में पहले की तरह एक एक जाएगा, एक 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 और एक, इस तरह से, ठीक है ना। ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे जो जुड़े हुए हैं ना सेंटर पे कॉपी हुए हुए। इसके बाद फर्दर ऐसे ही होगा, फिर ये एक एक भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये मियोसिस है, मतलब मियोसिस में क्रोमोसोम की नंबर पहले वाली में 2 थी, अब लास्ट में कितना रह गया, 1 रह गया। तो मियोसिस में क्रोमोसोम की नंबर जो होती है वो आधी रह जाती है आफ्टर द डिवीजन। और ऐसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्पीसीज में जो आने वाली हमारी संतानें होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम हमें उतने ही बनाए रखने होते हैं जितने कि हमारी पेरेंटल सेल में नहीं, जितने हमारे पहले जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा टॉपिक है, 11th क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, यहाँ तो आप इतना ही करिएगा। ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है, तो इस चैप्टर को आप यहीं तक कंप्लीट कीजिएगा अच्छे से, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना समझना, तब आपको ये आएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार देखना, ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।